रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवती कुमति कलापम्। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएं। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 के अंदर कहा है कि देश के विधानमंडलों और देश की संसद ने जब भी अनुकूलता हो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। और क्या गोवा में कॉमन सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church. वो किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यूसीसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और फिर सिर्फ मुसलमान ही इसके मुखालिफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही के पर्सनल लॉज नहीं है। हमारे मुल्क की ब्यूटी, हमारे मुल्क की खूबसूरती इसमें है कि हमारे यहाँ हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनका ड्राफ्ट तैयार होगा और जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। क्या बीजेपी अपने आखिरी वादे को पूरा करने वाली है? क्या हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता आने वाली है? क्या यूसीसी पर मांगे गए सुझाव से सिविल कोड का रास्ता निकलेगा? क्या हिंदुस्तान में इस पर एक राय बन पाएगी या सियासत की वजह से यूसीसी भी एक जुमला साबित होगा? क्या धर्म के नाम पर अपने अपने कानून बताने वालों के दिन लदने वाले हैं? आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड के 10 चैप्टर में कौन सी बातें होंगी जो हर हिंदुस्तानी को जाननी जरूरी है? समान नागरिक संहिता को लागू करने की ओर बढ़ रही केंद्र सरकार के फैसले से सियासी रार मची है। गदर है विपक्ष का, हल्ला बोल रहे हैं अलग अलग धर्म से जुड़े लोग। एक देश एक कानून, फिर एक खेमे में इतनी बेचैनी क्यों? क्या किसी धर्म के खिलाफ है यूसीसी? अगर नहीं तो धार्मिक गुरुओं को समझाने में कहां पर चूक हुई? साथ ही बीजेपी और विपक्ष का यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर क्या स्टैंड है? ऐसे तमाम सवालों की देश के सियासी आबोहवा में खूब चर्चा है और ये तब हो रहा है जब उत्तराखंड राज्य में यूसीसी के लिए बनी कमेटी अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के अंतिम दौर में है। आज के व्यक्ति विशेष में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विस्तार से बात करेंगे। उन कानूनों अधिकारों की बात होगी जो यूसीसी के लागू होने के बाद खत्म हो जाएंगे। साथ ही बताएंगे आखिर क्यों एक देश एक कानून जरूरी है। दुनिया के कितने देश हैं जहां ऐसा कानून है? यूसीसी से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको अगले 20 मिनट में, तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। एक देश एक विधान, एक कानून, यानी सबके लिए समान संविधान। लेकिन एक कानून पर क्यों मचा है सियासी घमासान? धर्म का हवाला देकर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है और देश क्यों यूसीसी की डिमांड कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा होगी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की।
आज यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिलने जा रहा है। आपको हम इस बात को समझाएंगे कि इसके नफा नुकसान भी बताएंगे और बीजेपी के एजेंडे में यूसीसी क्यों है और क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, यह भी हम आपको समझाएंगे। कौन से वो देश है जहां यूसीसी जैसे कानून हैं और एक खास तबके को ही क्यों यूसीसी से इतना एतराज है। एतराज के पीछे का राज भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरा माजरा और इतिहास भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात यूसीसी पर ताजा अपडेट की। करीब 8 महीने मैराथन बैठकों के बाद लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिटेल दस्तावेज तैयार कर लिया है। 1-2 बैठकों में अंतिम मुहर के बाद इसे मॉनसून सत्र से पहले कानून मंत्रालय को सौंपने की तैयारी है, लेकिन इससे ठीक पहले आम जनता से यूसीसी पर राय मांगी गई है। सूत्रों का कहना है कि 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर मिशन मोड में काम किया। आयोग ने 2 दर्जन से ज्यादा बैठकें की और प्रस्तावित कोड के तमाम पहलुओं पर विचार के बाद एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया है। इनमें सिविल कोड से जुड़े तमाम धर्मों के विधि विधान और रीति रिवाजों पर गहराई से गौर किया गया है। लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर भी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अगला लक्ष्य समान नागरिक संहिता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक चुनावी मुद्दा है। इसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुनिए। भारत का पूरा कानून, भारत के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होंगी और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी मजबूती के साथ बहाल होगी। उसमें हमने कहा था कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, पूरा वहां पर है। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी कह दिया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं है। दरअसल अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। कई लोग तो अपने फायदे के हिसाब से कानून का फायदा उठाते हैं। जैसे 3 तलाक के वक्त पहले धार्मिक कानून के हिसाब से फैसला होता था, लेकिन आपराधिक मामलों में सजा के लिए शरीयत नहीं संविधान याद आता था, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन यूसीसी लागू हुआ तो धर्म के पीछे छिपने का रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसी तमाम वजह हैं जिनके चलते उत्तराखंड सरकार पहले ही यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। और भारत के संविधान की धारा 44 के अंतर्गत भी इसका उल्लेख है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए, प्रदेश में लागू होना चाहिए। उसी के अनुरूप यूसीसी कमेटी अपना ड्राफ्ट बना रही है। सूत्रों के मुताबिक 22वें विधि आयोग ने 5 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ये दस्तावेज बनाए हैं। यूसीसी अध्ययन करते हुए कुछ मानकों को सामने रखा गया और उन्हीं के दायरे में रिपोर्ट पर काम हुआ, जिसमें कोड ऐसा हो जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न रहे, धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं और भावनाओं का आदर कायम रहे, संबंध विच्छेद के मामले में बच्चों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, कोड अधिकतम स्वीकार्यता वाला हो, संविधान की कसौटियों पर खरा हो। 2024 के जो सबसे अहम मुद्दे होने वाले हैं, उनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। और कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो सीधी तौर पर धर्म से जुड़े हुए हैं। और जब से लॉ कमीशन ने एक सुझाव मांगा है, उसके बाद से सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है। वैसे भी देश को एक ऐसे ही समान नागरिक संहिता कानून की जरूरत है जो धर्म और मजहब से ऊपर उठकर एक समान सब पर लागू हो। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य हर प्रयास करेगा कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू हो। सब जो धार्मिक आजादी दी गई मूल अधिकारों में आर्टिकल 25 एंड ऑनवर्ड्स, उससे ये हिट होता है। अगर आप समान नागरिक संहिता लागू करेंगे तो किसी अन्य धर्म के कस्टम्स अलग हो सकते हैं, तो वो हिट करता है। तो एक आर्गुमेंट इसके खिलाफ ये होता है। लेकिन संविधान की मंशा ये है कि आज नहीं तो कल इस कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए, जिससे पूरे देश के नागरिक अपने को किसी पर्टिकुलर धर्म का न समझ करके भारतीय नागरिक समझे। ये तो यूसीसी पर सरकार की तैयारियों की बात हुई। अभी इसी कानून की बारीकियों की बात होगी। आगे हम आपको बताएंगे यूसीसी से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां।
संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। यानी कि केंद्र सरकार कुछ नया नहीं कर रही, बल्कि उस ओर एक कदम आगे बढ़ा रही है, जिसका जिक्र नेहरू, अंबेडकर जैसी महान हस्तियों के दस्तखत वाले दस्तावेजों में है। अब सवाल क्या उठता है कि अगर यूसीसी लागू ही हो रहा है तो उसका प्रारूप क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर यूसीसी का हिस्सा होंगे, ये भी अब हम समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं, हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा, जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। यहाँ समझना जरूरी है कि अभी पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। यानी एक ही देश में 2 धर्मों के लिए शादी के 2 अलग अलग नियम। अब सवाल उठता है कि कॉमन सिविल कोड लागू होने से क्या बदल जाएगा? वो 10 कौन सी बड़ी बातें हैं जो सिविल कोड के 10 चैप्टर में हो सकती हैं? जवाब है, भारत में सिविल कोड से जुड़े कानून को आसान बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को 10 से हिस्से यानी चैप्टर्स में बांटा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चैप्टर 1 शादी की उम्र को लेकर नियम। चैप्टर 2 तलाक के आधार से जुड़े नियम। चैप्टर 3 तलाक से जुड़े प्रोसीजर। चैप्टर 4 मेंटेनेंस तय करने के आधार। चैप्टर 5 मेंटेनेंस देने का प्रोसीजर। चैप्टर 6 गोद लेने का आधार। चैप्टर 7 गोद लेने का प्रोसीजर। चैप्टर 8 उत्तराधिकारी और विरासत के नियम। चैप्टर 9 पति और पत्नियों की संख्या। चैप्टर 10 परिवार नियोजन से जुड़े नियम। यानी शादी से लेकर तलाक तक और बंटवारे से लेकर संपत्ति के अधिकार तक सभी कानून हर नागरिक के लिए एक समान होंगे। और धीरे धीरे नागरिक भी जागरूक हो रहे हैं। अब वो पुरानी जो बातें हैं, परंपरावादी सोच है, उससे थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच आएगी सबके लिए। मान लीजिए इसमें एक समस्या ये है कि 2 धर्म के लोगों ने अगर शादी कर ली, पहले धर्म का अपना कुछ सिस्टम है, दूसरे का दूसरा सिस्टम है, तो ओवरलैपिंग होगी एक दूसरे के। ऐसी स्थिति में अगर कॉमन सिविल कोड होगा तो उससे गवर्न होंगे दोनों लोग, और वही जो है वो ज्यादा सरकार के और इस देश के हित में है कि वो इस तरह की व्यवस्था की जाए और न कि हर धर्म को अपने नियम फॉलो करने की छूट दी जाए। एक और सवाल है जिसका जवाब आपको जानना जरूरी है। कई लोगों के लिए यूसीसी एक नया हौवा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमन सिविल कोड अचानक से चर्चा में आ गया। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया है। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लग गई। फिर 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात हो गई। आजादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसी गलत रिवाजों से आजादी दिलाना था। तब भारी विरोध के चलते कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया, तो इसके लिए वो तैयार हो गए और 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया। परिणाम स्वरूप जो 4 कानून बने वो इस तरह से हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। 4 अलग अलग कानून बनने के बाद हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों की 1 से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। लेकिन यहीं से सभी धर्मों की महिलाओं के हक में कानून बनाने की मांग जिंदा हो उठी।
आज भी यूसीसी के तौर पर वो मांग जारी है, जिसे अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। इसके पीछे हवाला दिया जाता है संविधान के अनुच्छेद 25 का। इसमें सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। यानी वो पर्सनल मामलों में 1400 साल पुराना शरीयत कानून चाहते हैं, लेकिन इसी शरिया को आधार बनाकर 1937 में बने मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन पैक्ट के ही तमाम ऐसे कानून हैं जो मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। देश एक है, संविधान एक है, जीवन का मूल विधान एक है, फिर एक ही देश में धर्म के नाम पर अलग अलग कानून क्यों? सामान्य नागरिक संहिता की बहस जितनी पुरानी है उतनी ही ज्वलंत। कोई इसे वक्त की जरूरत बता रहा है तो कोई इसे धर्म में दखल करार दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि एक देश फिर एक कानून क्यों नहीं? इसका जवाब जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि निजी कानून क्या है। ऐसे कानून को जो धर्म, परंपरा और विश्वास के आधार पर बने हों। ये अलग अलग धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में शादी, संपत्ति, विरासत, गोद लेने, बंटवारा, चैरिटी जैसे जुड़े निजी कानून हैं, जबकि इस्लाम में शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, वक्फ, मेहर जैसे पर्सनल लॉ हैं जो शीरत के हिसाब से हैं। ऐसे ही दूसरे कई धर्मों के अपने पर्सनल लॉ हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये सभी कानून अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो अपनी इस मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में यूसीसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और फिर सिर्फ मुसलमान ही इसके मुखालिफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही के पर्सनल लॉज नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं, और सब लोग अपने पर्सनल लॉज पर अमल नहीं कर पाएंगे। हमारे मुल्क की ब्यूटी, हमारे मुल्क की खूबसूरती इसमें है कि हमारे यहाँ हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। 1937 में भारत में मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन पैक्ट पास किया गया, जिसका मकसद भारत में मुस्लिमों के लिए कोड तैयार करना था। इसके बाद से मुस्लिमों में शादी, विरासत, मेहर जैसे फैसले इसी कानून के तहत होते आ रहे हैं। इसी तरह हिंदुओं के पर्सनल लॉ में भी अपने कानून हैं। पूरे मामले को लेकर कानून के बड़े जो जानकार हैं, चाहे वो देश की सबसे बड़ी अदालत की बात करें, समय समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार से कह चुकी हैं। लेकिन तमाम जो सरकारें हैं उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों ने इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर या तो विरोध किया या तो उसके समर्थन में खड़े रहे। सामान्य नागरिक कानून पर छिड़ी चर्चा के बीच ये भी समझना जरूरी है कि यूसीसी क्या है और इसे लागू किया जाना कितना जरूरी है और इसके क्या फायदे होंगे। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। सामान्य नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के लिए अधिकार सीमित है। यूसीसी लागू होने पर महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के मामले में एक बार फिर से तेजी से बहस छिड़ गई है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 और भाग 4 में इसकी चर्चा पहले ही कर दी गई है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 44 भाग 4 में साफ तौर से ये कहा गया है कि राज्य सरकार के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने अपने राज्यों में एक समान धर्म के कानून को लागू करें, ताकि तमाम जो अलग अलग धर्मों के लोग हों वो एक ही कानून के दायरे में आए। आज देश में भले ही यूसीसी के नाम पर हाय तौबा मचा हो, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में ये पहले से ही लागू है। गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। गोवा पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को न केवल लागू किया गया बल्कि वो अभी तक वहां पर प्रभावी रहा, और गोवा एक प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पर अभी भी एक समान कानून ही
चल रहा है। अब उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकार यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। लेकिन केंद्र सरकार अगर सामान्य नागरिक कानून लेकर आती है तो ये कानून सभी राज्यों में अपने आप लागू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूसीसी बीजेपी का एजेंडा है। जैसे राम मंदिर वायदे में था, जैसे कश्मीर से 370 हटाने का वादा था, उसे पूरा कर दिखाया। अब बारी यूसीसी की है। विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो क्यों नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी करने जा रही है। कहीं ना कहीं यूसीसी के सहारे एक ध्रुवीकरण भी होगा। हो सकता है कि इसका सियासी नफा नुकसान किसी भी दल को हो, लेकिन देश को यूसीसी की जरूरत है। संविधान में भी सही वक्त पर इसे लागू करने की वकालत है। फिर भला ऐसे गंभीर मुद्दे पर वोट की राजनीति क्यों? सर्वदल सम्मति क्यों नहीं, जबकि दुनिया के तमाम देशों में समान नागरिक कानून पहले से ही लागू है। भारत में यूसीसी पर है तौबा मचाने वाले ये भूल गए कि वो जिन देशों का हवाला देते हैं, वहाँ के कानून के हिसाब से अगर इंसाफ होने लगे तो अपराध पर सिर कलम की सजा क्या उन्हें कबूल है? ऐसे हम नहीं, बल्कि शरीयत के हिसाब से बने कानून कहते हैं। दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जहाँ यूसीसी जैसे ही कानून है, यानी हर नागरिक के लिए समान कानून। ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मुद्दा बीजेपी के 3 कोर एजेंडे में से एक जनसंघ के जमाने से रहा है। राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, इसे लागू किया जा चुका है और अब यूसीसी ही एक ऐसा मुद्दा बचा है जिसे लागू किया जाना अभी बाकी है। हालांकि विधि आयोग ने इसको लेकर के रायशुमारी शुरू कर दी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इससे सामाजिक ताना बाना प्रभावित होगा। भारत के संविधान में भी समान नागरिक कानून का जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर करोड़ी लाल मीणा ने प्राइवेट बिल पेश किया था। दरअसल प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो मंत्री नहीं हो पेश कर सकता है। इसीलिए बीजेपी सांसद करोड़ी लाल मीणा के बिल को प्राइवेट बिल कहा गया है। वैसे भी पीएम मोदी अमेरिकी संसद के इस बात का उद्घोष कर चुके हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। सीए को राज्य स्तर पर लागू करने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन इसे केंद्र सरकार के स्तर पर लागू करके ही सफल बनाया जा सकता है। कॉमन सिविल कोड हमेशा बीजेपी का प्रमुख मुद्दा रहा है। मोदी के सभी मंत्री खुलकर यूसीसी की वकालत करते रहे हैं। भले ही इस मुद्दे को उछालने से बीजेपी को हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का फायदा मिले, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि राम मंदिर और धारा 370 के बाद यूसीसी के अपने वादे को पूरा करने के लिए भी बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है